हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे ऑप्टिक्स सीरीज के सारे लेक्चर्स को आप देख रहे होंगे। लेक्चर 5 तक हम पब्लिक कर चुके हैं और आप पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। लेक्चर 5 तक आपने देखा भी होगा और लेक्चर 5 के लास्ट में हमने आपको समझाया था क्रिटिकल एंगल के बारे में, क्रांतिक कोण क्या होता है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो। काफी डिटेल हमने आपको स्टडी कराई थी और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने दिए थे, उसके एप्लीकेशंस भी हमने आपको बताए थे। हमारे सीरीज के सभी लेक्चर्स को अगर आप देखते हो तो किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हो या बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आप अपियर होते हो तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। केवल थ्योरी नहीं, आप न्यूमेरिकल भी लगा के आओगे, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं हर चैप्टर का लास्ट में न्यूमेरिकल भी लगवाते चलना है। और उसी क्रिटिकल एंगल, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल अभी हमको और समझाने हैं, जिसको हम अपने ऑप्टिक्स सीरीज के लेक्चर 6 में कवर कर रहे हैं और इसी में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे। उसका लेक्चर 7 में फिर आप प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन, इस सब की पढ़ाई करोगे आप। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ा एक एग्जाम्पल है कि जानते हो तालाब के अंदर या पानी के अंदर अगर मछली है तो आपको क्या लगता है कि ऊपर बाहर क्या उसको दिखाई पड़ता होगा, क्या वो देख सकती है? तो उसी को हम समझाने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है यहाँ पे मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व या वर्ल्ड एज सीन बाय फिश। देखो, ये तालाब, नदी, जो भी आप मान लो, पानी का मतलब जमावड़ा यहाँ पे है और नीचे आप मछली है। ऊपर क्षितिज में अगर वो देखे तो उसको क्या दिखेगा, आप इसी की पढ़ाई करने जा रहे हो। हमने आपको समझाया था लेक्चर 5 में कि अगर क्रांतिक कोण पर कोई प्रकाश कण आपतित हो तो प्रकाश कण अपवर्तित नहीं होगी, बल्कि दोनों पृष्ठों को अलग करने वाले तल के स्पर्शीवत वो आपका चली जाएगी। अगर क्रांतिक कोण से अधिक कोण होगा तो निश्चित रूप से प्रकाश किरणों का फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अपवर्तन की घटना फिर वहां पे नहीं होगी। अब देखना, नीचे हमने एक मछली दिखाई। अब मछली अगर सीधे ऊपर ऐसे देखे स्ट्रेट, आप जानते हो यहां तक क्या वाटर पूरा भरा हुआ है। ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये लेवल ठीक है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। इसके नीचे क्या जल है, वाटर, और इसके ऊपर क्या एयर है। मछली अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधे ऊपर देखे तो प्रकाश कण आपका सीधे से ऊपर या ऊपर से नीचे इस प्रकार से आ सकती है। आप जानते हो प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, अगर नीचे से प्रकाश कण ऊपर जाए तो ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, ऊपर से प्रकाश कण अगर नीचे आए तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी यहां तक चली आएगी। अब अगर मान लो प्रकाश कण थोड़ा तिरछी पड़ती है तो तिरछी पड़ेगी तो भी आपका यहां तक पहुंचेगी। जल और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण है ये लगभग 49 डिग्री के आसपास होता है। तो आप यूं कह सकते हो कि अगर प्रकाश कण यहां से निकली, ठीक, और यहां से होते हुए यहां पहुंची और ये एंगल आपका 49 डिग्री है, जहां पे हमने सी लिखा है क्रांतिक कोण, तो निश्चित रूप से आप देखना यहां पे अगर हम अविलंब खींचें ऐसे, ठीक, तो ये भी कोण कितना होगा, सी, और सी का मतलब कितना, क्रांतिक कोण। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, अगर प्रकाश कण यहां से निकलती है और ऐसे गई, ठीक, तो अगर क्रांतिक कोण पे आपका आपतित होती है तो प्रकाश कण आपका यहां पे क्या होगा, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के स्पर्शीवत और इधर चली जाएगी, ऐसे इधर। या उसी प्रकार से क्रांतिक कोण कितना, 49 डिग्री है, तो अगर 49 डिग्री पे यहां से कोई प्रकाश कण यहां पे आपतित हुई और यहां पे अगर हम अविलंब खींचे ऐसे, ये, ठीक, तो ये कितना आपका हुआ, सी। सी का मतलब कितना, 49 डिग्री, और आप जानते हो प्रकाश कण यहां से निकल के और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के स्पर्शीवत इधर निकल जाएगी। हमने आपको प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ाया है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, अगर प्रकाश कण यहां से निकल के और यहां इधर जा सकती है तो निश्चित रूप से प्रकाश कण इधर से निकल के और इधर भी आएगी प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो मछली यहां से लेके यहां तक के बीच का जो भी आपका एरिया होगा ऊपर अगर देखती है तो ऊपर उसको दिखाई पड़ेगा। अब यूं कह सकते हो इधर साइड में कोई वस्तु होगी या इधर साइड में कोई वस्तु होगी तो उसको भी मछली इस प्रकार से यहाँ पे अगर है तो देख सकती है। आपको फिर समझाएं, देखो यहां से प्रकाश कण यहां पहुंची, आप पूछोगे पानी के अंदर से प्रकाश कण कहां निकलेगी, आपको समझाएं, केवल समझाने के लिए हम यहाँ पे उल्टा मान के चल रहे हैं। आप ये मान के चलो कि अगर यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है, यहां से कोई प्रकाश कण यहां से निकल के यहां पहुंची और ये एंगल आपका कितना, क्रांतिक कोण के बराबर है, तो ये भी एंगल क्रांतिक कोण के बराबर होगा। और जब क्रांतिक कोण पर कोई प्रकाश कण आपतित होती है तो दोनों माध्यमों के स्पर्शीवत और बाहर निकल जाती है। तो आप जानते हो प्रकाश कण अगर यहां से निकल के यहां पहुंचे तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के स्पर्शीवत और इधर निकल जाएगी। अब आप प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगा दो कि अगर यहां से कोई प्रकाश कण अगर इस प्रकार से आती है तो क्रांतिक कोण जितना होगा बनाते हुए और सीधे मछली के आंख तक पहुंचेगी, मछली को वो दिखाई पड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, आप यूं कह सकते हो, अगर मान लो यहाँ पे इस दूरी को हम यहाँ पे स्मॉल आर मान लें तो स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त आप बना सकते हो। आप यहाँ पे कल्पना कर सकते हो उस वृत्त के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं होंगी उन वस्तुओं को मछली यहाँ नीचे से क्या होगा, देख पाएगी।
जो हमने समझाया इसी सिद्धांत पर कई फिसाई लेंस काम करते हैं। जैसे मोबाइल में भी वाइड एंगल पे देखने के लिए फिसाई लेंस का हम यूज करते हैं। सीसीटीवी कैमरे में भी आपने देखा होगा जो राउंड शेप में आते हैं, वाइड एंगल तक उसको दर्शाने के लिए आपका उस हम यूज करते हैं। यहाँ तक कि दरवाजे में आपने देखा होगा लोग लेंस लगवाते हैं। आप भी सोचते होगे लेंस क्यों लगवाते हैं। आप जानते हो फिसाई लेंस होता है वो। अगर मान लो दरवाजे के साइड में भी कोई खड़ा होगा तो आप दरवाजे झांकोगे दिख जाएगा। कैसे? मान लो दरवाजा है यहाँ पे और यहाँ पे फिसाई लेंस लगा हुआ है, यहाँ से आप देख रहे हो मछली की जगह पे अपने आप को मान लो, तो मान लो दरवाजे के किनारे कोई छिपके भी अगर खड़ा होगा तो उसको भी आप देख सकते हो। अब आते हैं इसी डायग्राम पे, आप देखना ट्रायंगल OAB को जरा ध्यान से देखना। आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ना, ठीक। तो इस ट्रायंगल में अगर आपसे पूछे tan C की वैल्यू क्या होगी, आप देखो ये C है क्रांतिक कोण, जल और वायु के लिए इसका मान लगभग 49 डिग्री होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो tan C बराबर क्या, लंब बटे आधार। लंब कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हो गया AB, तो लंब हमने यहाँ पे AB लिख दिया। आधार, तो आधार के नाम पे कौन, AO, हमने यहाँ पे AO लिख दिया या OA आप कह सकते हो, ठीक। मान लो मछली जल के पृष्ठ से स्मॉल h गहराई पर है, ये स्मॉल h, तो यहाँ पे स्मॉल h हो गया। और ये जो शंकु टाइप का अरेंजमेंट बना उसकी रेडियस कितनी, स्मॉल r, तो यहाँ पे स्मॉल r हो गया। अब ऐसी कंडीशन में स्मॉल r को यहीं पे रोक लो, h को ट्रांसफर कर दो, तो आप जानते हो स्मॉल r दैट इज इक्वल टू स्मॉल h tan C, जहाँ पे C की वैल्यू कई बार हम बोल चुके 49 डिग्री होती है जलवायु के लिए। तो ऐसी कंडीशन में tan 49 डिग्री की वैल्यू यहां पे रखो और मछली जितनी गहराई पे है आप यहां पे रखो, इस जगह पे h की जगह पे r का मान निकाल लो। और जब r का मान निकल आए तो पाई r स्क्वायर लगा दो आप यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा कि मछली अगर कितनी गहराई पे है और आपका ऐसी कंडीशन में और कितने एरिया कितने दायरे में वो ऊपर देख सकती है। प्रकाशित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल A बराबर पाई r स्क्वायर होता है और r की जगह पे हमने h tan C यहाँ पे रख दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो A दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर tan 49 डिग्री का होल स्क्वायर। आप यूं कह सकते हो कि मछली के देखने का जो दायरा है, दायरा मीन्स उसका क्षेत्र, रीजन, जो भी कह लो आप, ठीक है, वो मछली के द्रव के पृष्ठ से गहराई स्मॉल h पर डिपेंड करेगा ये। अब इसी के बाद हम आपको समझाने जा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है। वही ऑप्टिकल फाइबर जिसके माध्यम से आप हमारे प्रोग्राम को आप देख पा रहे हो, हमारे वीडियोस को आप देख पा रहे हो, घर में आप ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्शन आप लगाते हो। ये ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकार काम करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है और उसकी थ्योरी समझने चलता है। अभी हमने आपको समझाया कि हमारा जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आप देख रहे हो। फिर आपको लगेगा हम तो अपने सिम के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस नेटवर्क को आप यूज कर रहे हो, नेटवर्क जिस टावर से जुड़ा है, वो टावर हमारे नेटवर्क से जिस माध्यम से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से आपस में जो इंटरकनेक्शन है वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से होता है। हो सकता है आपके घर में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन ना हो, कोई और कनेक्शन हो, लेकिन हमारे लेक्चर आपके मोबाइल तक पहुंचे इसके बीच में ऑप्टिकल फाइबर का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। अगली हेडिंग प्रकाशिक तंतु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जानते हो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को सुदूर स्थानों तक हम बिना किसी ऊर्जा हानि के हम प्रेषित कर सकते हैं। कैसे काम करता है, अभी इसके पहले हमने आपको समझाया था कि क्रांतिक कोण क्या होता है। आपने ये भी देखा था कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो फिर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा बल्कि परावर्तन होगा। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार से भी ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। हम इसी गुण का लाभ उठाते हैं। होता क्या ऑप्टिकल फाइबर में, जानते हो क्वार्ट्ज की एक पतली सी और बहुत लंबी तंतु होगी, पाइप होगी, जो भी आप नाम से पुकारो, और उसके ऊपर जानते हो लेप लगा होता है। 1.5 अपवर्तनांक वाले किसी पदार्थ का लेप लगा देते हैं। जो क्वार्ट्ज की पाइप है उसका अपवर्तनांक कितना, 1.7, ठीक। और उसके ऊपर जो लेप लगा हुआ जिसको हम अधिपट्टन या क्लैडिंग भी कहते हैं, और उसका अपवर्तनांक कितना, 1.5। और जितनी दूर हमको लेके जाना उतनी लंबी लंबी पाइप बनाते चले जाओ। हम यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं कर रहे, कई कई किलोमीटर की दूरी तक आप उसको पाइप बना लो और उसके ऊपर आप यहाँ पे लेप लगा दो। एक बार फिर आपको याद दिलाएं, पाइप किसकी होगी, क्वार्ट्ज की, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.7 के लगभग, ठीक। और इसी के चारों ओर हम वहां पे लेप लगाएंगे और जिस पदार्थ का लेप लगाएंगे उसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5 होगा, ठीक। अब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग, वो विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम पे मोबाइल की तरंग भी हो सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम पे दूरदर्शन की तरंग भी हो सकती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम पे प्रकाश किरणें भी हो सकती हैं, ठीक। हमने इधर से उसको भेजा, अंदर गया, आप देखना ये बॉर्डर लाइन है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जब पहुंचा, ये माध्यम क्या विरल और ये माध्यम क्या सघन, विरल से सघन में गया, अब लंब की ओर कुछ झुका। आप देखना अगर ये माध्यम यानी वायु
और ये क्वाड अगर दोनों बराबर होता अपूर्णांक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखो स्केल रखते हैं और स्ट्रेट बिल्कुल सीधे इधर यहाँ पे आता, लेकिन नहीं, आप जानते हो ये विरल और ये सघन, विरल से सघन में गया, अब लंब की ओर कुछ झुका और ये इधर यहाँ पहुंचा। जब यहां पहुंचा तो अब ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो ये क्या है, क्रोड इसको बोलते हैं, किसको, क्वाड की जो आपकी तंतु है, लंबी सी पाइप है, उसको हम क्रोड कहते हैं, जिसका अपूर्णांक 1.7 है, और जो लेप लगा है उसका अपूर्णांक कितना 1.5 है। तो आप यूं कह सकते हो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणों को जाना है। और जानते हो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रकाश किरण यहां पहुंचेगी तो आप जानते हो जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, जो कि क्वाड का है, जिसका अपूर्णांक 1.7 है, ठीक, और इसमें से जाना है रेड वाले में, जो कि ऊपर लेप लगाया गया, जिसको आप क्लैडिंग कहते हो, जिसका अपूर्णांक कितना 1.5 है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है और क्रांतिक कोण का मान बहुत कम होता है इसके लिए। तो ऐसी दशा में ये जो आपका कोण यहां पे होता है, ये ठीक, आई का मान निश्चित रूप से क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। तो परिणाम क्या होता है कि जब आपतन कोण आई का मान यहाँ पे क्रांतिक कोण के मान से अधिक है, तो प्रकाश किरणों का इसमें रेड वाले में अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और प्रकाश किरणें परावर्तित होकर यहां पहुंची। और जब यहां पहुंचेंगे तो यहां पर भी आप देखोगे इस प्रकार से ये कोण आपका आई आपतन कोण कहलाएगा, जिसका मान क्रांतिक कोण के मान से क्या अधिक होगा, और जब अधिक होगा तो फिर आप जानते हो प्रकाश किरणें रेड वाले पोर्शन में नहीं आएंगी, जो ऊपर लेप लगाया गया, जिसको अधिपट्टन या लेपन कहते हो, क्लैडिंग कहते हो, उसमें नहीं आएंगी। प्रकाश का पुनः यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और यहां से प्रकाश किरणें फिर यहां पहुंची, और जब यहां पहुंचेंगे फिर वही आपका ये आपतन कोण कहलाया। आप जानते हो ये आपतन बिंदु कहलाएगा। यहाँ पे हमने अविलंब खींचा, अविलंब से बनाया गया कोण कितना आपतन कोण होगा, और आई का मान यहाँ पर भी क्रांतिक कोण के मान से क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए प्रकाश किरणें इस ग्रीन वाले पार्ट से रेड वाले पार्ट में नहीं जाएंगी, बल्कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और ये प्रकाश किरणें फिर यहाँ पे आएंगी। जब यहाँ पहुंची आप जानते हो फिर वही ये आपतन कोण आई होगा, जिसका मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होगा, अधिक होगा। प्रकाश किरणों का रेड वाले पोर्शन में अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि प्रकाश किरणें फिर परावर्तित होंगी, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकाश किरणें आगे जाएंगी। और इस प्रकार से जितनी लंबी पाइप होगी, जितना लंबा क्वार्ट्ज की तंतु होगा जिसके ऊपर यहाँ पे लेप लगाया गया है, ठीक है, ये सुदूर काफी दूर तक आपका इस प्रकार से चलते चलते चला जाएगा और कहीं भी किसी भी स्टेप में ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ना यहाँ पे ऊर्जा की हानि होगी, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, चाहे जितनी बार इसका परावर्तन हो, कदापि ऊर्जा की हानि नहीं होगी। और जानते हो बिना किसी ऊर्जा हानि के हम किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को काफी दूर तक इसको हम प्रेषित कर सकते हैं। एक बात आप हमसे कर सकते हो सकता है आपके दिमाग में बात चल रही हो कि फिर जब परावर्तन ही कराना है तो ये करने की क्या जरूरत है, हम मिरर लगा दें, दर्पण लगा दें, उससे भी परावर्तन कर दें। तो एक बात आप ध्यान रखना है, मिरर या किसी अन्य माध्यम से अगर आप डायरेक्ट परावर्तन सीधे आप कराओगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऊर्जा वहां पे अवशोषित होती रहेगी और ऊर्जा की हानि वहां पे हो जाएगी, और इसके माध्यम से किसी प्रकार से भी ऊर्जा की हानि नहीं होती है। मेरी वीडियो जो आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो ये भी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। आप कहोगे हम तो सिम से देख रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने अपने वीडियो को YouTube पे अपलोड किया, जो भी इसका मेन सर्वर जहां कहीं होगा वहां पे सेव हुआ, और अपने प्रोग्राम को जब अपने मोबाइल पर आप देखते हो तो वहां से जो हमारा वीडियो है वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है और आपके पास तक पहुंचता है। हो सकता है अपने घर पे नेट के लिए आपने ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन भी लगवा रखा हो। तो इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर की उपयोगिता आपने देखी। आजकल जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो चाहे मोबाइल की तरंगें हो, चाहे दूरदर्शन की तरंगें हो, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही उसको प्रेषित की जाती हैं। मोबाइल या टीवी के माध्यम से जो भी प्रोग्राम आप देख रहे होते हो, उस प्रोग्राम को सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर ट्रांसड्यूसर के माध्यम से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करते हैं, और उस वेव को इसी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सुदूर स्थानों को भेजा जाता है और टावर के माध्यम से अपने मोबाइल पे या टीवी पे आप उस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को देखते हो। हमारे चैनल को भी आप देख पा रहे हो। देखो, ऑप्टिकल फाइबर खाली अभी हमने थ्योरी समझाई है, अब इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं आपको। अगर हम चाहते तो ऑप्टिकल फाइबर की केबल हमारे पास पड़ी हुई थी, हम उसको दिखा सकते थे, लेकिन उतना आप क्लियर ना कर पाते, इसलिए हमने ऐसा एग्जाम्पल देने को सोचा कि जो आपने निश्चित रूप से देखा हो, केवल आप जानते नहीं हो कि बस यही ऑप्टिकल फाइबर है। अक्सर आपने सड़क के किनारे आपने देखा होगा एक शोपीस बेचते हुए, यही है वो शोपीस जिसकी हम बात कर रहे थे। कहां गया शोपीस? आप तो कहोगे कि इसको तो हमने अक्सर देखा है, इसको हम जला के दिखाते हैं। नीचे यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ये हमने ऑन किया। देखो, इसकी लाइट, हमारे स्टूडियो की सारी लाइट अगर जलती रहेगी तो आप इसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो आपको इमेजिन कराने के लिए अपनी स्टूडियो की लाइट हम ऑफ करने जा रहे हैं। स्टूडियो की लाइट ऑफ की जाए। ये सामने शोपीस आप देख रहे हो, कलर भी चेंज करेगा। एक बार हमने इस प्रकार से ऐसे चेंज किया, ये कलर चेंज हो गया, ठीक, या इस प्रकार से आप देखना, ये ठीक, ये अलग अलग कलर चेंज होता रहेगा।
ठीक, आप जितनी बार भी इसको पुश करोगे अपना कलर चेंज करेगा अलग अलग। अब आप पूछोगे इसमें ऑप्टिकल फाइबर कहाँ है, कहीं आपको दिख रहा है ऑप्टिकल फाइबर? आपको बताएं जितने भी रेसे निकले हुए हैं ये, ठीक, ये सब के सब ऑप्टिकल फाइबर यही तो हैं। आपने अक्सर देखा हो किसी मेले ठेले में भी अगर आप गए सड़क किनारे पर लगा के आपने उसको देखा होगा बेचते हुए, शोपीस के रूप में घर पे आप लाए भी होंगे। ठीक, इसमें ऑप्टिकल फाइबर के नाम पे जितने भी आपके यहाँ पे वायर्स आपको दिख रहे हैं ये सब के सब ऑप्टिकल फाइबर है, वही जो भी हमने आपको पढ़ाया है यहाँ पे। और जानते हो इसको अगर हम चाहें तो इस प्रकार से इसे इकट्ठा करें, ये ऐसे, ये आप देख रहे हो ये, ठीक। और इसकी एक विशेषता और आपको समझाएं, देखो जनरली तो आप यही जानते हो प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, लेकिन प्रकाश को कहीं मोड़ना हो तो आप चाहो तो इसके माध्यम से आप मोड़ भी सकते हो। कैसे? जैसे देखो इसको हमने यहाँ पे इकट्ठा किया ऐसे, ये इस प्रकार से, ठीक। और अगर मान लो लाइट हमको इधर चाहिए, हमने इधर कर दिया, देखो कुछ लाइट आपको उजाला दिख रहा होगा ऐसे, ठीक। या हमको लाइट उधर चाहिए तो हमने उधर मोड़ लिया, इधर मोड़ लिया, जिधर हमको चाहिए इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा करके भी लाइट को हम यहाँ पे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसका उपयोग नहीं करते तो प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रकाश हो या कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, हम इसको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी चाहे मोड़ के और काफी दूर तक इसको हम बिना किसी ऊर्जा हानि के भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा यहाँ पे, ये जो आपका एक वायर है इसको एक तंतु कहते हैं, ये तंतु हो गया, एक एक वायर आपका यहाँ पे एक एक तंतु कहलाएगा। और सारे वायर को इकट्ठा कर लेंगे ऐसे तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश पाइप। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये प्रकाश पाइप कहलाएगा। ऐसे एक सिंगल आपका यहाँ पे ये आपका तंतु कहलाएगा, और सबको हमने इकट्ठा कर लिया, ढेर सारे तंतुओं का जो ग्रुप हो गया, समूह हो गया, इसको हम प्रकाश पाइप कहते हैं। और इस प्रकार प्रकाश पाइप के माध्यम से जानते हो मेडिकल लाइन में बॉडी के अंदर कहीं ऑपरेट करना है, कहीं लाइट की आवश्यकता है तो सीधे लाइट नहीं भेज सकते, तो जानते हो इसी के माध्यम से सीधे घुमा उमा के अंदर आपको भेज दिया गया और लाइट वहां पहुंच गई। या कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग वहां तक पहुंचानी है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या इधर से भेजा जैसा कि आपने देखा, ठीक है। और इस प्रकार चलते चलते विद्युत चुंबकीय तरंग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको वहां पे पहुंचा सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में इसकी अत्यधिक उपयोगिता है। और ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा, इस चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा, जो भी फार्मूलों का यूज किया गया उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे और फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें मुख्यतः आपने पढ़ा क्रांतिक कोण के बारे में, तो क्रांतिक कोण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। सामने क्वेश्चन आप देख रहे हो, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक के तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के प्रकाश का वह क्षेत्र ज्ञात करो जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा वो यही कहेगा कि नीचे आप बल्ब जलाएंगे पूरा का पूरा जो हमारा जल है प्रकाशित हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। बेहतर होगा कि आप वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, अपना आंसर आप निकालो, फिर हमारा सोल्यूशन आप देखो। देखो हमारे चैनल पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो थ्योरी की बहुत बेहतर पढ़ाई इस प्रकार करो, जब न्यूमेरिकल हम लगवाएं तो क्वेश्चन आप देखो और वीडियो पास करके क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करो और फिर हमारा सोल्यूशन देखो, बहुत अच्छे से तैयारी होगी। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, आपका आंसर भी निकल आया होगा। अब हमारा सोल्यूशन आप देखो, ये सामने देख रहे हो, ये पानी का टैंक है, नीचे हमने यहाँ पे कोई सोर्स प्रकाश स्रोत रख दिया, तो आप जानते हो प्रकाश किरणें निकलेंगी, प्रकाश किरणें हर तरफ जाएंगी, इधर 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 सब तरफ जाएंगी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बाहर जो प्रकाश किरण निकलेगी वो कितने एरिया से निकलेगी। तो क्रांतिक कोण अभी आपने पढ़ा, देखो यहां से प्रकाश किरण निकली, ठीक, यहां से ऐसे गई, यहां से प्रकाश किरण निकली, यहाँ पे इस प्रकार से सारी प्रकाश किरणें यहाँ पहुंचेंगी, ठीक। लेकिन आप ये देखना कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी, केवल वही प्रकाश किरणें बाहर निर्गत होंगी और बाकी प्रकाश किरणें बाहर निर्गत नहीं होंगी। जैसे आपको समझाएं, आप देखना, ये प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक, प्रकाश किरणें यहां से निकली, और अगर ये क्रांतिक कोण है, इसको अगर हम C मान लें, ठीक, तो यहां से जो प्रकाश किरण निकलेगी वो सीधे निकल के इधर निकल जाएगी। ये लो ऐसे और ऐसे, ये तो ऐसी कंडीशन में अगर ये क्रांतिक कोण C है तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा, C, ठीक। अब आप आगे देखना, यहां से प्रकाश किरण निकल के ये गई, तो जो प्रकाश किरण यहां से यहां पर पड़ेगी वो इधर जाएगी, जो प्रकाश किरण यहां से यहां पड़ेगी वो इधर जाएगी, जो प्रकाश किरण सीधी आएगी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, जो प्रकाश किरण यहां पे पड़ी वो आपका इस प्रकार निकल गई, इस प्रकार से निकलती जाएगी। और आप आगे देखना, और जो प्रकाश किरण यहां से इस जगह पे आई, यहां पे आप देखना ऐसे, ये, ठीक, तो यहां पर भी ये अभिलंब हो गया, ठीक। और अगर ये C है तो निश्चित से ये भी C होगा, क्रांतिक कोण होगा। अगर ये क्रांतिक कोण होगा तो ये भी क्या होगा, C होगा, ठीक। और ये प्रकाश किरण फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, और ये प्रकाश किरण इधर ऐसे ये निकल गई। आप देख रहे हो ये कोण कितना C। अब ऐसी कंडीशन में देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना गहराई पे, 80 सेंटीमीटर गहराई पे। तो मान लो इस गहराई को हमने स्मॉल h मान लिया,
और इतना एरिया मान लो प्रकाशित है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको हमने स्मॉल आर मान लिया, त्रिज्या इसकी, ठीक है, और इसको सेंटर मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या का एक यहाँ पे वृत्त की कल्पना करो, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उतने क्षेत्रफल से प्रकाश किरणें बाहर निकलेंगी, इतना क्षेत्रफल आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रकाशमान होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना ट्रायंगल ओ ए बी, आप देखो ट्रायंगल ओ ए बी समकोण त्रिभुज है ना, और ये कोण कितना सी, क्यों, क्योंकि ये कोण क्या है, सी, क्रांतिक कोण, तो ये भी क्या क्रांतिक कोण के बराबर सी। तो ऐसी कंडीशन में tan सी अगर आपसे पूछे तो tan सी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब कौन हो गया, ए बी, जिसका मान कितना है आर। अब देखो ए बी जिसका मान आर हो गया, और आधार क्या होगा ओ ए, जिसका मान कितना एच, एच का मान दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो आप यहां पे देखो ओ ए बराबर कितना एच। तो ऐसी कंडीशन में स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, एच tan सी। आपने त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या निकलेगा, एच tan सी, जहां पे एच क्या चीज है, गहराई, और सी क्या है, क्रांतिक कोण। अब आगे सॉल्व किया जाए। आप जानते हो जल का अपर्तनांक दिया हुआ है कितना, 1.33, और क्रांतिक कोण का डेरिवेशन कराते समय हमने आपको पढ़ाया है कि ANW, आप पूछोगे ANW क्यों लिख रहे हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, अगर कांच होता तो ANG लिखते, ठीक, तो ANW दैट इज इक्वल टू 1/sin c। तो sin c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin c बराबर 1/ANW, या बराबर कितना, 1/1.33। और आप जानते हो 4 को 3 से अगर आप भाग करो तो 1.33 आता है। तो अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे 4/3 कर लिया, डबल बटे के नाते 3 ऊपर चला गया, तो sin c बराबर कितना हो गया, 3/4 हो गया। ये किसका मान निकला, sin c का। और जानते हो इसी के सहारे हम tan c का मान निकाल लेंगे। कैसे, एक हमने समकोण त्रिभुज की हमने कल्पना कर ली, और आप जानते हो sin c बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब कितना 3 और कर्ण कितना 4। तो आप देखो लंब कितना 3 और कर्ण कितना 4, और ये कोण हमने c मान लिया। अब ऐसी कंडीशन में आधार निकाल लो। कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस लंब कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 3 का स्क्वायर कितना वो 9, 16 में 9 गया, कितना बचा 7, मतलब आधार का स्क्वायर बराबर क्या 7। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, √7। जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा, वही मात्रक इसका होगा। ये कितना निकला, √7। ये लो, ठीक, यहां से सॉल्व करने पे निकला। अब आप tan c का मान निकालोगे तो tan c बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बराबर कितना 3, कोण के सामने भुजा लंब होती है, और आधार कितना हो गया, √7। क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाशित जो आपका एरिया है उसको निकालो, तो प्रकाशित वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr स्क्वायर, क्योंकि वृत्त तो बन रहा है, तो बराबर कितना पाई, और r की जगह पे अभी आपने निकाला कितना, h tan c, तो यहाँ पे h tan c हो गया, और क्योंकि πr स्क्वायर तो होता है तो यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर लग गया, h tan c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना a बराबर पाई h स्क्वायर, और यहाँ पे tan c का होल स्क्वायर, और tan c बराबर लंब बटे आधार, लंब कोण के सामने भुजा लंब कितना 3, और आधार कितना √7, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखना a बराबर पाई का मान रखा 3.14, h, तो h किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके इसको मीटर में चेंज कर लिया, और गुणे किया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, तो 9/7 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, तो आप जानते हो a बराबर 3.14 यहाँ पे हो गया, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो आपका यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.8, और 0.8 का स्क्वायर करोगे 0.64 आ जाएगा, ठीक, और इंटू करके 9/7 हो गया। जब उसको आपने गुणा किया तो कितना a बराबर 2.58 मीटर स्क्वायर, क्यों, ये मीटर है ना, ठीक है, तो आप जानते हो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो आप जानते हो इस प्रकार से आपका इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, मतलब इतनी एरिया यहाँ पे प्रकाशित होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपसे कोई पूछे कि अन्य पारदर्शी ठोस की अपेक्षा हीरा सर्वाधिक चमकता है, क्यों, जानते हो मुख्य कारण क्या है, हीरा पारदर्शी भी, उसका अपर्तनांक कांच के सापेक्ष बहुत ज्यादा है। देखो हीरे का अपर्तनांक जानते हो लगभग 2.42 होता है, और जबकि कांच का कितना होता है 1.5 होता है लगभग में। हम लगभग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कांच की कई वैरायटी होती है, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, अलग अलग कांच का अलग अलग, लेकिन जो भी होता है ओवरऑल लगभग 1.5 के आसपास ही होता है, और जबकि हीरे का कितना होता है आपका 2.42 होता है। तो वही कारण हमने लिखा कि हीरे का अपर्तनांक लगभग 2.42 होता है, ठीक है, जो कि कांच के अपर्तनांक, ठीक है, लगभग 1.5 से बहुत अधिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में हीरा तथा वायु के लिए क्रांतिक कोण C का मान क्या होगा, बहुत कम होगा, लगभग 24 डिग्री के आसपास होता है। अपर्तनांक ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम होगा। आप पूछोगे कैसे, आप जानते हो n बराबर कितना 1/sin c, तो sin c बराबर कितना 1/n, स्पष्ट रूप से n का मान जितना ज्यादा होगा sin c का मान उतना ही कम होगा, और sin c का मान कम होगा तो c का मान भी कम होगा।
तो आप जानते हो, क्योंकि कांच का कितना अपर्तनांक 1.5, हीरे का कितना 2.42। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हीरे के लिए अपर्तनांक ज्यादा है, तो हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम होगा। लगभग कितना होता है, 24 डिग्री के आसपास होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति हीरा तराशता है, खदान से हीरा निकला, उसको तराश के रिंग में पहनने के शेप में उसको लाना पड़ता है, तो लाने के लिए उसको तराशना पड़ता है। ठीक, तो आप जानते हो जो व्यक्ति हीरा तराश रहा होता है, ठीक है, तो उसको आपतन कोण का एक बड़ा परिसर मिल जाता है। मतलब 24 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक के बीच का कट वो लगा सकता है। तो ढेर सारे कट वो मार देता है, और जितने भी कट आपके 24 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होते हैं, उन सभी से प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं। और यही कारण है कि अन्य की अपेक्षा हीरा सबसे अधिक चमकता है। इस प्रकार 24 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपतन कोण बनाते हुए अगर प्रकाश किरण किसी भी फलक पे आपतित हो जाएगी, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकाश किरणें वहां पे क्या होगा, बाहर निकलेंगी। और यही कारण है कि अन्य की अपेक्षा हीरा सबसे अधिक चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच से जल पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण C का मान ज्ञात करो। कैसे सॉल्व करें, आप देखना। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप उसको लिख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार ANG बराबर कितना, 3/2। आप देखो, पहले कांच दिया, बाद में जल दिया है ना, तो पहला अपर्तनांक किसका, कांच का है, और दूसरा अपर्तनांक किसका, जल का है। तो ANG मतलब क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, या आप यूं कह सकते हो कांच का निरपेक्ष अपर्तनांक कितना, 3/2 है। और जल का कितना, 4/3 है। ANW कह लो, या फिर NW भी सीधे कह सकते हो। अच्छा, हमको निकालना किसके सापेक्ष है, आप देखना, कांच से जल पर आपतित प्रकाश किरणों के लिए। ठीक, तो आप जानते हो क्योंकि n बराबर क्या, 1/sin तो होता है। तो ऐसी कंडीशन में मालूम WNG निकालें, तो WNG बराबर क्या हो जाएगा, जानते हो, जो लास्ट में है इसको ऊपर रखेंगे और जो पहले है उसको नीचे रखेंगे। तो आप जानते हो लास्ट में क्या, G है, मतलब NG ऊपर, और पहले यहां पे क्या, W है, तो NW नीचे। ठीक, कांच का निरपेक्ष अपर्तनांक ऊपर, जल का निरपेक्ष अपर्तनांक नीचे, या इसी को अगर आप चाहो तो ANG भी कह सकते हो, इसको ANW भी कह सकते हो। अब ANG का मान कितना दिया हुआ है, 3/2, तो उसको हमने यहां पे लिख दिया 3/2। ANW का मान कितना, 4/3, तो उसको हमने यहां पे लिख दिया। ठीक, अब डबल बटे के नाते 3 आपका का ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 9/8। ये क्या निकला जानते हो, जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक निकला। अब कांच से जल पर आपतित प्रकाश किरणों के लिए क्रांतिक कोण C अगर हो तो आप जानते हो sin C बराबर क्या, 1/WNG। भाई आप जानते हो WNG बराबर क्या, 1/sin C। तो sin C बराबर कितना, 1/WNG, और WNG का मान आप निकाल चुके हो। यहां पे कितना हो जाएगा, 9/8। ये लो, तो यहां पे कितना हो गया, 8/9। ठीक, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स, और कितना, 8/9। लग गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखना, 600 nm, आप पूछोगे nm का मतलब क्या, नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, वेवलेंथ का एक वर्णी प्रकाश। आप पूछोगे एक वर्णी का तात्पर्य क्या, देखो वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। एक वर्णी प्रकाश का मतलब क्या, किसी एक रंग का प्रकाश। तो 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से जाता है किसी माध्यम में, और जिस माध्यम में पहुंचा उसका अपर्तनांक कितना, 1.5 है। आप देखो 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, हम इसके पहले भी आपको कई बार बता चुके। कोई भी प्रकाश कण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, उसका सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, उसकी तीव्रता बदल जाएगी, उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहां पे देखना, लैम्डा एम का तात्पर्य क्या हुआ, उस माध्यम में तरंगदैर्घ्य बराबर लैम्डा नॉट या लैम्डा 0, मतलब हवा निर्वात में तरंगदैर्घ्य, और बटे एन का मतलब क्या, अपर्तनांक उस माध्यम का जिसमें गया। तो ऐसी कंडीशन में ये कितना, 600 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे 600 नैनोमीटर हो गया। और जिस माध्यम में गया उसका अपर्तनांक कितना है, 1.5 है, तो आपने 1.5 लिख लिया। 1.5 का मतलब क्या, 3/2। ठीक, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1200 हो जाएगा। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, तो बराबर कितना आ जाएगा, 400 nm। मतलब उस माध्यम में जो प्रवेश करेगा तो उसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा, 400 नैनोमीटर। लग गया। अगला क्वेश्चन आप देखना, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण, जिसको आप स्मॉल r से लिखते हो, आपतन कोण का आधा है। आपको आपतन कोण का मान बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और हम चाहेंगे वीडियो पास करो, एक बार आप ट्राई करो, अपना मान निकाल लो, फिर वीडियो को आप आगे बढ़ाना, हमारे सॉल्यूशन को आप देखना।
उम्मीद है कि आप ऐसा कर चुके होंगे। अब इसको सॉल्व करके हम दिखाने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण, जिसको आप स्मॉल आर से लिखते हो, आपतन कोण का आधा है। मतलब आप यूं कह सकते हो स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू आई बाई 2। तो आप आगे देखना, आई दैट इज इक्वल टू 2r। स्नेल का नियम आपने पढ़ा, n बराबर साइन आई अपान और साइन आर। तो अब आई बराबर कितना 2r है, आप रखो तो यहां पे कितना हो जाएगा साइन 2r अपान यहां पे साइन आर। या आप यूं कह सकते हो, ठीक, साइन 2r, साइन 2a बराबर क्या 2 साइन ए कॉस ए। तो उसी पैटर्न पे साइन 2r बराबर 2 साइन आर कॉस आर अपान यहां पे साइन आर। ठीक, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना हो गया 2 और यहां पे क्या हो जाएगा कॉस आर। अब आप एक काम करो, कॉस आर दैट इज इक्वल टू n अपान 2। ठीक, हमने क्या किया, n को यहीं पे रोक लिया, 2 को इधर भेज दिया, तो कितना n बाई 2 और बराबर कितना हो गया कॉस आर। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे पूछें कि r बराबर क्या होगा, तो r बराबर कॉस इनवर्स n बाई 2। ये किसका मान निकला, r का मान निकला। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, r बराबर क्या है i अपान 2। तो i का मान कितना होगा, i बराबर कितना 2r होता है। r की वैल्यू उठा के यहाँ फीड कर दो, तो आप यूं कह सकते हो दिस इंप्लाइज, ठीक है, i दैट इज इक्वल टू 2r, और जहां पे r का मान कितना, ये लो cos इनवर्स n अपान 2, ये लो। ठीक, तो इस प्रकार से i दैट इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स n अपान 2, ये आपतन कोण का मान आ गया। ये आपका निकला आपतन कोण। लग गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, 1.5 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में इसी प्रकाश की चाल क्या होगी। अक्सर कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो हमने क्या लिखा, ANM। आप पूछोगे NM क्यों लिखा। अगर माध्यम के नाम पे कांच कहता तो हम NG लिखते, माध्यम के नाम पे जल कहता तो हम NW लिखते। यहाँ पे उसने माध्यम का नाम लिया ही नहीं, तो माध्यम को क्या बोलते, मीडियम, हमने ANM लिख दिया। मतलब वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, और ये बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। निश्चित रूप से माध्यम में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से क्या होगी, कम होगी। प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में सबसे अधिक होती है, और उसको छोड़ के बाकी अन्य कोई भी पारदर्शी माध्यम होगा, निश्चित रूप से प्रकाश की चाल उसमें क्या होगी, कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में देखो, वायु में प्रकाश की चाल को C0 से हमने लिख दिया। अब C0 को चाहे C0 को, जो आपको आसान लगे, अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको हमने C से लिख दिया। हमको निकालना क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है ना, तो C को हमने उधर भेज दिया और NM को इधर बुला लिया। तो आप देखो माध्यम में प्रकाश की चाल C बराबर क्या, वायु में प्रकाश की चाल C0 या C0 जो भी आपका हो, अपान करके NM हो गया। ठीक, अब माध्यम में प्रकाश की चाल, उसका सिंबल क्या, C दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया, अपान, और माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया 1.5, तो 1.5 हो गया। और आप जानते हो 1.5 और यहाँ पे क्या 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो आंसर क्या निकला, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम है। एक तरीका तो ये भी है कि आप रट लो किस रंग के लिए न्यूनतम है, किस रंग के लिए अधिकतम है। एक तरीका ये कि आप समझ लो, समझ लोगे जिंदगी भर याद रहेगा। रटाएंगे नहीं, आपको समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम है। ठीक, एक जानकारी आपको दें, देखो कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, और बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। बस इतनी बात आप याद रखो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, आप जानते हो ANG दैट इज इक्वल टू 1 अपान साइन C। ठीक, जहां पे C क्या, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और अभी हमने आपको क्या समझाया, अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो आप जरा देखना, ANG का मान बैगनी रंग के लिए क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो निश्चित रूप से बैगनी रंग के लिए साइन C का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। और निश्चित रूप से फिर C का मान भी बैगनी रंग के लिए क्या होगा, सबसे कम होगा। क्योंकि आप जानते हो साइन 0 का मान कितना, 0। साइन 30 का मान कितना, 1/2, उससे ज्यादा है।
साइन 45 का मान क्या 1/√2 और ज्यादा है। साइन 60 का मान कितना √3/2 और ज्यादा है। साइन 90 का मान कितना 1 सबसे ज्यादा है। मतलब कोण अगर बढ़ता जाए तो साइन में उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसी का उल्टा आप बोल दो, अगर साइन में वैल्यू बढ़ती जाए तो कोण भी लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और साइन में वैल्यू अगर घटती जाए तो कोण भी लगातार क्या होगा, घटता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना बैगनी रंग के लिए एनजी का मान सबसे अधिक होता है, तो निश्चित रूप से बैगनी रंग के लिए साइन सी का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसीलिए बैगनी रंग के लिए सी का मान भी क्या होगा, सबसे कम होगा। सही आंसर आपका ये हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखना, किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ। सबसे पहले आप देखना एएनएम, एएनएम का तात्पर्य क्या हुआ, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, ये बराबर क्या होता है 1/sin c। ठीक, आप आगे देखो 1/, अच्छा क्रांतिक कोण कितना दिया 30 डिग्री, तो यहां पे क्या साइन 30 डिग्री, वो बराबर कितना हो गया 1/, और 1/2, और बराबर कितना हो गया 2। मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 2 है। और अभी तुरंत आपने देखा ANM दैट इज इक्वल टू C0/C, मतलब वायु निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों को डिवाइड कर दो, बराबर क्या हो जाएगा उस माध्यम का अपवर्तनांक। हमको निकालना क्या, उस माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए ना, हमको C का मान चाहिए। तो आप एक काम करो, C को आप इधर ले आओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा C0/ANM, और इस प्रकार से हो जाएगा फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। जब इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 1.5, इस प्रकार से C दैट इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड। उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, थीटा सफिक्स में C, अब चाहे C लिखो चाहे थीटा C लिखो, इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। क्वेश्चन कह रहा है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 5/4, 5/3, 7/5, 4/3। ये क्वेश्चन 2-3 कंपटीशन में 2-3 बार पूछा जा चुका है, और हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, और उसके बाद आप हमारे सॉल्यूशन को आप देखो। हमारे सॉल्यूशन को देखने के पहले क्या इस क्वेश्चन को आप लगा पाते हो? उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। अब हमारा सॉल्यूशन आप देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप देखो थीटा C बराबर कितना tan इनवर्स 3/4। ठीक, तो अगर आप चाहो तो आप यूं भी कह सकते हो, आप यहाँ पे आप देखना इसमें कि tan थीटा C दैट इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लो, ठीक, तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। आप जानते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में तो लगता है। तो एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अच्छा, लंब बटे आधार बराबर कितना 3/4, मतलब लंब और आधार में अनुपात कितना 3 और 4 का होगा, मतलब अगर लंब 3 है तो आधार क्या होगा 4 होगा, लंब की तुलना में आधार कुछ ज्यादा होगा। हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अच्छा, ये कोण कितना थीटा C है, तो हमने थीटा C मान लिया, और कोण के सामने भुजा लंब होती है तो लंब को हमने 3 माना, आधार को हमने 4 माना, और बनाते समय भी हमने ध्यान रखा कि इसकी तुलना में इसको कुछ बड़ा दिखाया। क्यों? क्योंकि ये 3 है और ये 4 है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो आप जानते हो हल करोगे इसको आप, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 कितना 25, उसका वर्गमूल कितना हुआ 5, तो आप जानते हो कर्ण कितना हो गया 5। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा C का मान निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि आप जानते हो ANG बराबर क्या होता है 1/sin C। आप आगे देखना, तो साइन थीटा C बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, और कोण के सामने भुजा क्या लंब होती, तो लंब कितना हो गया 3, और कर्ण कितना हो गया 5, 3/5 हो गया। साइन थीटा C का मान निकल आया। अब आप जानते हो ANM दैट इज इक्वल टू 1/C। आप पूछोगे ANM क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे माध्यम का नाम नहीं लिया है। अगर कांच कहता तो हम ANG लिखते, यहाँ पे जल कहता ANW लिखते। इसमें सीधे माध्यम का कोई भी पारदर्शी माध्यम हो सकता है, माध्यम को इंग्लिश में आपका मीडियम बोलते हो, तो हमने इसको यहाँ पे क्या बोल दिया ANM बोल दिया। अब ऐसी कंडीशन में ANM दैट इज इक्वल टू 1/sin C हो गया। ठीक, अब sin C की वैल्यू आप निकाल चुके हो ना, कितना 3/5, तो यहाँ पे हमने 3/5 कर दिया। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/3। तो इस प्रकार से आप यूं कह सकते हो ANM दैट इज इक्वल टू
5/3, मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, 5/3 होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। इस लेक्चर को आपने देखा और उम्मीद है कि हमारे इस सीरीज के इसके पहले के जो लेक्चर्स है उसको भी आपने जरूर देखा होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए हेल्पफुल है, लाभदायक है, तो हमारे इस चैनल के लिंक को अपने सभी फ्रेंड्स तक आप पहुंचाओ, अधिक से अधिक आप शेयर करो, लाइक करो, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो। और अगर कोई कमी दिखती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हो या डिसलाइक भी कर सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ऑप्टिक्स सीरीज का लेक्चर 7 आपको हम देंगे, जिसमें गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, अवतल अपवर्तक पृष्ठ, और साथ ही साथ लेंस क्या होता है, लेंस से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं वो हम आपको देंगे। पूरी सीरीज कंप्लीट होते होते पूरी ऑप्टिक्स आपकी कवर होगी। ऑप्टिक्स में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, किसी भी कंपटीशन में आप बैठोगे, ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप सॉल्व करके आओगे, चाहे थ्योरी का क्वेश्चन हो और चाहे न्यूमेरिकल हो। रुको रुको रुको, अपने चैनल का एनालिटिक्स हम देख रहे थे, तो जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, मुश्किल से 2% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो बेहतर होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जैसे वीडियो हम पब्लिक करें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप तुरंत आप उसको देख सको, आपका लाभ हो। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7।